हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट विद दी बायनोमियल। तो बायनोमियल के अंदर इट्स नॉट लाइक कि सबसे पहले हमारा x प्लस वाई की पावर n वगैरह आ जाएगा, वो तो आएगा ही, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। बट सबसे पहले जो बेसिक में चीज़ आती है, ठीक है, वो है हमारा फैक्टोरियल। इन फैक्टोरियल के अंदर जो एक चीज़ आती है, ठीक है, कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन k फैक्टोरियल। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि लेट से अगर मैंने किया 10 फैक्टोरियल, राइट, तो इसके अंदर 2 की पावर क्या आएगा? राइट, 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो यहाँ पर जब मैं इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो 2 की पावर भी कुछ आएगा, फिर 3 की पावर कुछ आएगा, फिर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 की पावर कुछ आएगा, 7 की पावर कुछ आएगा, राइट। तो ऐसे जितने भी प्राइम नंबर्स पॉसिबल है, राइट, इसके अंदर तो 7 तक ही प्राइम नंबर पॉसिबल है, क्योंकि 8 भी नॉन प्राइम है, 9 भी नॉन प्राइम है, 10 भी नॉन प्राइम है, तो 7, इन चारों की पावर कुछ ना कुछ आएगा, राइट। तो 2 की पावर क्या आएगा, राइट, 3 की पावर क्या आएगा, 5 की पावर क्या जाएगा, 7 की पावर क्या जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों की पावर्स क्या जाएंगी, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। तो वो पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है हमारा? दैट इज के जिसका भी फैक्टोरियल हम कर रहे हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर p का GIF प्लस k डिवाइडेड बाय p स्क्वायर का GIF, ठीक, प्लस k डिवाइडेड बाय p क्यूब का GIF, एंड सो ऑन टिल जब तक GIF की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे इस केस में एग्जांपल देखो जरा, k क्या है, कौन सा नंबर है जिसकी फैक्टोरियल कर रहे हैं हम? 10, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2 का बॉक्स, प्लस अगला आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर का बॉक्स, फिर उसका अगला आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब का बॉक्स, फिर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 का बॉक्स, प्लस सो इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या वैल्यू जाएगी, ये जाएगा 5, प्लस ये आ गया 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, तो कट के 5 बाय 2 तो 2.5, 2.5 का बॉक्स 2, प्लस ये आ जाएगा 10 बाय 8 तो 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स आ जाएगा 1। ये आ गया 10 बाय 16, तो उसका बॉक्स क्या आ जाएगा? ये फ्रैक्शन हो गया तो 0। इनफैक्ट आगे जितना भी जाओगे, तो 10 बाय 2 की पावर 5, 10 बाय 2 की पावर 6, तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो अगली वाली सारी टर्म 0 हो रही हैं, तो बस दैट्स इट। कितना जाएगा? दैट इज 8। तो यस, 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 8 जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक, रीजनिंग अभी तक मैंने नहीं दी है कि कहां से आया कैसे आया, बट क्या चीज है अभी तक मैंने वही चीज बताई है। ठीक है, अर्नब क्लियर है? चिराग, यस सर। दिया, दक्ष, ईशा, Yes. काव्या, राजवीर, स्तुति, क्लियर है? पढ़ना है हमें। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अब ये आया कहां से, ठीक है, कैसे ये चीज एग्जैक्टली ये चीज दे रहा है? तो ध्यान से देखना एक चीज, कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या बताता है, राइट, ये हमें आंसर दे रहा है 5 ना। व्हाट इज दिस 5? ये 5 है इनके अंदर आने वाले नंबर ऑफ टूज को काउंट करना। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये चीज क्या बताता है? जहां पर 2 की पावर एक एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, राइट। अब एक एक एक्स्ट्रा 2 कहां पे आ रहा है? एक एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, एक 4 में आ रहा है, एक 8 में आ रहा है। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या चीज थी? 2, 6, 8, 10, ठीक है ना, सॉरी 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक बार आ रहा है, इसके अंदर दो बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, राइट, नंबर ऑफ टूज। तो सबसे पहले जो हमने ये काउंट किया, राइट, ये, तो इसने क्या किया? इसने इन सब के अंदर से एक एक टू को काउंट करके रख दिया, और बाकी क्या बचा? इधर एक बचा, राइट, इधर दो बचे। अब इसने क्या किया? जहां जहां पे पावर एक से ज्यादा आ रही है, पावर 2 आ रही थी, मिनिमम पावर 2 आ रही थी, वो आ रही थी यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को एक एक बार और काउंट किया, तो ये जो 2 आ रहा है, ये इसको इसको एक बार इसने काउंट कर दिया, तो क्या बचा? अब इधर 1 बचा, सिर्फ एक बार अभी काउंट होना बाकी है, तो वो इसने काउंट किया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? 2 की पावर 1 जहां जहां पे आ रहा है, मिनिमम 2 की पावर 1 जहां जहां पे आ रहा है, उनको काउंट कर रहा है।
ये मिनिमम 2 की पावर 2 जहां जहां पे आ रहा है उनको काउंट कर रहा है, ये मिनिमम 2 की पावर 3 जहां जहां पे आ रहा है उनको काउंट कर रहा है, इसलिए ये जो लास्ट में 1 बचा ये इसने काउंट कर दिया। तो टोटल ये जो 8 के अंदर 3 आ रहे थे टूज, राइट, 3 टूज आ रहे थे, ये एक इधर काउंट हुआ, एक इधर काउंट हुआ, एक इधर काउंट हुआ। ये 4 में जो टूज आ रहे थे वो एक इधर काउंट हुआ, एक इधर काउंट हुआ, और बाकी जो सबके अंदर 1 1 आ रहे थे वो इधर काउंट हुआ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टूज को काउंट करने के लिए काम आ रहा है अपनी पावर के अकॉर्डिंगली। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। राइट, चलो अब आगे देखो जरा, इसी का एग्जांपल देखो। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of k for which 100 factorial divided by r factor 5 की पावर k is an integer। ठीक है ना? तो बेसिकली कौन सी ऐसी मैक्सिमम पावर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा? तो ऑब्वियसली जितनी 5 की पावर 100 फैक्टोरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उतनी से ही तो ये डिवाइड होगा, राइट? जितनी 5 की मैक्सिमम पावर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, राइट, 100 फैक्टोरियल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उतनी से तो ये डिवाइड होगा, इससे ज्यादा से तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो इसलिए हमने क्या किया, 100 फैक्टोरियल के अंदर ढूंढा कि 5 की पावर जो है वो क्या पॉसिबल है। तो दैट वुड बी 100/5 का बॉक्स प्लस 100/5 स्क्वायर का बॉक्स प्लस 100/5 क्यूब का बॉक्स प्लस 100/5 की पावर 4 का बॉक्स प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, यहाँ पे कितना चला गया 4 प्लस यहाँ पे कितना चला गया, अब देखो ये हो गया 100/125, तो ये 0 चला जाएगा, 0 चला जाएगा एंड सो ऑन। कितना है 24, यानी कि मैक्सिमम पावर 24 जो है, राइट, वो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 100 फैक्टोरियल/5 की पावर 24 जो है ये एक इंटीजर बन जाएगा, राइट। तो देयरफॉर k की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज नथिंग बट 24। k की मैक्सिमम पावर जो पॉसिबल है दैट इज नथिंग बट 24। ठीक है, अच्छा आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज, ठीक, find number of zeros at the end of 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करके लिखेंगे कोई ना कोई नंबर बनेगा लास्ट में, 0 0 0 0 0, ऐसे जीरोस कितने आएंगे वो चीज अपने को बतानी है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के एंड में टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये सारी की सारी चीज हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो जीरोस बनते हैं 5 के एंड 2 के कॉम्बिनेशन से, राइट, दो प्राइम नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टूज को काउंट कर लेंगे, इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ 5 को काउंट कर लेंगे कितने हैं, राइट, दोनों के कॉम्बिनेशन देख लेंगे कितने बन रहे हैं, कितने हमारे पास टूज हैं कितने 5 हैं। अब मान लो जो टूज हैं एंड 5 है, राइट, तो टूज अवेलेबल है 10, 5 अवेलेबल है 5, तो कितने जीरोस बन सकते हैं इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम, 5 ही बनेंगे, क्योंकि 5 2 जो है, राइट, तो ये जो 10 टूज थे इसको 5 टूज एंड 5 टूज में अलग अलग कर दिया, ये 5 टूज इसके साथ मिल जाएंगे, ये 5 टूज एज इट इज बच जाएंगे, राइट, तो ये फालतू के बच जाएंगे, ये जीरोस क्रिएट करने में हेल्प नहीं करेंगे, तो दोनों में से जो मिनिमम है उतने नंबर ऑफ हमारे जीरोस बनेंगे। ठीक है, अब मान लो 10 5 अवेलेबल है हमारे पास एंड 5 टूज अवेलेबल है, अब भी 5 ही बनेंगे, इस बार 5 5 जो है वो फ्री बैठ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है ना, तो कहने का मतलब दोनों में से जो मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल है उतने हमारे उतने हमारे जो जीरोस हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने नंबर ऑफ टूज काउंट करने हैं, नंबर ऑफ फाइव जो है वो काउंट करने हैं। अब मेरे को ये बताओ कि 100 फैक्टोरियल के अंदर, अब ओरली ये सोच के बताओ कि नंबर ऑफ टूज कम होंगे या नंबर ऑफ फाइव कम होंगे, दोनों में से कौन सी चीज कम होगी? 5। 5, राइट, क्योंकि 5 ज्यादा स्कारकेस्टिकली आ रहा है। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी तुम्हारी
100 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितना जाएगा, राइट? 5 की पावर k कितना जाएगा वो तो चलो हम इधर से बता ही सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 5 का बॉक्स, 100 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का बॉक्स, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब का बॉक्स, प्लस सो ऑन टिल ऐसे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 प्लस 4 प्लस 0 प्लस सो ऑन, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, इधर 100 डिवाइडेड बाय, अब 2 का तो हमें देखने को कोई फायदा नहीं, वी नो दैट कि 2 जो होगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा, तो हम स्ट्रेट अवे यहीं से बोल सकते हैं कि यस, नंबर ऑफ जीरोस इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इज 20। तो 100 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपेंड करोगे प्रॉपरली तो उसके अंदर लास्ट में जो जीरोस आएंगे वो जीरोस होंगे हमारे 24। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ, प्लीज। सर ये वाला कंसेप्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो कि जीरो जल्दी क्यों आया। स्तुति माइक ऑन रखो। यस सर। आपको डाउट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस? सर ये मतलब आया कैसे नंबर ऑफ जीरोस वाला कि 24 ही क्यों आया। अच्छा दिया, 24 जीरोस कैसे आया ना, 24 ही क्यों आया, है ना? अच्छा देखो दिया, जो जीरो बनता है, राइट, वो 2 के एंड 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है, राइट? मान लो एक नंबर के अंदर मेरे पास 2 इंटू 2 3 टूज अवेलेबल है एंड 5, जो 5 है वो 2 अवेलेबल है, राइट? अब इसके अंदर टोटल लास्ट में कितने जीरोस बन के आएंगे, राइट? वो बनेंगे 1 और 2, दैट्स इट, ये फ्री बैठा रहेगा, ये जीरो क्रिएट नहीं करेगा। तो बेसिकली कितने पेयरिंग अवेलेबल है 5 की एंड 2 की, वो टोटल नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। राइट? तो मैंने टोटल नंबर ऑफ टू काउंट किए, इसके अंदर कितने आ रहे हैं, यानी कि 2 की पावर क्या आ रही है वो काउंट किया, राइट? अगर 2 की पावर 3 है दैट मीन्स 2 इंटू 2 मतलब 3 टूज अवेलेबल है मेरे पास, ये चीज समझे, राइट? यस सर। ऐसे मैंने क्या किया, 2 की पावर काउंट इसके अंदर देखा क्या आ रही है, एंड 3 की पावर 5 की पावर देखा क्या चीज जा रही है इसके अंदर, ताकि मेरे को एक्चुअली में पता चले कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टूज एंड टोटल नंबर ऑफ जो फाइव्स है वो कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो चीज को देखने के लिए, उसके लिए भी मैंने ये देखा कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर ज्यादा जाएगी या 5 की पावर ज्यादा जाएगी। ठीक है, ये चीज को देखने के लिए आप देखो जरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 100, और देखो यहां तक ही अगर आप ऑब्जर्व करो तो टू इसमें भी आ रहे, 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 राइट? इसमें फिर 2 बार आ रहे, इसमें 3 बार आ रहे हैं, लेकिन 5 सिर्फ 2 बार ही आए अभी तक, राइट? तो अगर मैं 100 फैक्टोरियल तक भी जाऊंगा तो नंबर ऑफ टूज ज्यादा आएंगे या नंबर ऑफ 5 ज्यादा आएंगे? 5 नहीं, नंबर ऑफ ज्यादा आएंगे। 5 ज्यादा आएंगे, 2 2 ज्यादा 5 कम आएंगे, हो। 5 कम होंगे, राइट? अब देखो अभी हमने ये चीज बोली कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये जीरो तब बनाएगा जितने हमारे पास 2 और 5 के पेयर अवेलेबल होंगे। अब हमारे पास क्लियरली 2 के ज्यादा अवेलेबल है, 5 के कम अवेलेबल है, तो कितने बनेंगे, जितने 5 के अवेलेबल है, क्योंकि उतने बाकी 2 जो है बचेंगे वो एज इट इज बैठे रहेंगे, वो जीरो क्रिएट करने में हेल्प ही नहीं करेंगे। ओके सर आगे सर। ठीक? इसलिए हमने सिर्फ नंबर ऑफ 5 काउंट किए और उतने हमारे जीरो होंगे लास्ट में, दैट्स इट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट राइट राइट, ठीक है चलो, तो ये था पावर को काउंट करना एंड ऑल दैट। हाँ जी चिराग बोलो। सर ये फॉर्मूला काउंट कैसे करते हैं? अगर हम प्राइम के लिए लगाएं तो ठीक है, अगर हम नॉन प्राइम के लिए ये यूज करें तो गलत आंसर आएगा ऑब्वियसली हमारा। गलत ये गलत ही काउंट आएगा, कर क्योंकि कैसे रहा है फॉर्मूला? अरे क्योंकि नॉन प्राइम को हम प्राइम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, ये प्राइम नंबर की पावर को देख रहा है। देखो एक बड़ी सिंपल सी मैं बात बताता हूँ भाई, कि किसी भी नंबर को मैं जब एक प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ, राइट, लेट्स से मेरे पास 50 है, उसको 7 से डिवाइड किया, राइट, मेरे को क्या मिलेगा, 7 पॉइंट समथिंग, राइट? इसका जो जीएफ है वो ये जो 7 आएगा, राइट, ये 7 को पॉइंट आउट करेगा, तो ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? ये 7 रिप्रेजेंट करता है कि 7 की डिफरेंट पावर 1 वाली जो चीजें हैं वो कितनी आ रही हैं, राइट? 7 की पावर 1, सॉरी 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, ये वाली चीजें, ठीक है? 7 के मल्टीपल्स जो है ये कितने आ रहे हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है टिल 50। बात बात समझे क्या चीज हो रही है? सर यही चीज नॉन प्राइम के लिए क्यों नहीं हो सकती? अरे क्योंकि नॉन प्राइम प्राइम में, वो प्राइम में दो बार थोड़ा ना काउंट करेगा, तो वो प्राइम के अंदर चला जाएगा ना।
चीज बता मेरे को चिराग, इसमें क्या हुआ, तूने एग्जैक्ट जो जीरो बन रहे हैं, राइट, वो चीज तूने काउंट किया, जो एग्जैक्ट जीरो आ रहे हैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, फिर 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया, सो टिल 100 आए, तो ये जीरो एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं ना तेरे को, राइट। ये 5 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से बने क्या, ये बताओ जरा, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है ये उनको सर, काउंट लग गया पता। ये उनको काउंट करता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 एंड 5 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे ये उनको काउंट नहीं करेगा। पर सर ये ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ये तो फिर कम नहीं आने चाहिए थे। कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, ये कम आ रहे हैं, ये 10 आ, ठीक है सर, ठीक है सर, सर लग गया पता। ठीक है ना। तो इसलिए हम प्राइम नंबर का बिल्कुल एकदम जो लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल उसके अकॉर्डिंगली करें, उसके अंदर क्या हो रहा है, हम इसको भी उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात समझे ना, तो ये भी उधर काउंट हो रहे हैं। ओके सर। राइट राइट, चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट इज बेसिक बायनोमियल थ्योरम हमारी, ठीक है। व्हाट इज बेसिक बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, दैट इज x प्लस वाई की पावर n क्या होता है, राइट। तो इसको देखने के लिए हम पहले तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में तुम्हें यही चीज बता दूंगा, x प्लस वाई की पावर n क्या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी तुमने देखी हुई है, इसलिए nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस ऑन टिल लास्ट में आ जाएगा ncn x की पावर n माइनस n, तो दैट इज 0 हो जाएगा और y की पावर n आ जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसकी दो चीजें हैं, दो टाइप की रीजनिंग होती है, राइट। एक पहला है इसका पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल से क्या चीज आ रही है, कैसे जा रही है, वो चीज देखो पहले। व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल होता है हमारा ये 1 1 1 1 1 2, इन दोनों को ऐड करके 2 आ गया, ऐसे एक्सट्रीम कॉर्नर 1 1, इन दोनों को ऐड करके 3, इधर भी 3, फिर एक्सट्रीम कॉर्नर 1 1, इन दोनों को ऐड करके 4, इधर 6, राइट, एंड इधर फिर 4, फिर 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1, इस तरीके से हमारा टोटल पास्कल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अब ये पास्कल ट्रायंगल करता क्या है, ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली में x प्लस वाई की पावर n के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चीज है, ये किसके कोफिशिएंट बन जाएंगे, ये x प्लस वाई की पावर 2 के कोफिशिएंट बनेंगे, ये पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, पावर 0 से शुरू करना है होल नंबर से, ठीक है, 5 6, इनके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इनके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। कैसे, देखो जरा, इधर कोफिशिएंट आ रहा है 1, इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है अगेन 1, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली इनको रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली करता है। अब इनडायरेक्टली भी क्यों करता है, राइट, कहाँ से आएगा, कैसे पता चलेगा, मैं रैंडमली ना ले लूं, तो उसके अंदर भी इसका एक रूल होता है। रूल क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कम होनी चाहिए, कम होती जानी चाहिए, एंड जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज का भी मतलब क्या है, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या जा रही है, ठीक, फर्स्ट टर्म जा रही है हमारी x, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 2 में फर्स्ट टर्म जा रही है हमारी x। अब इसके अंदर अगर मेरे को पावर का देखना है, तो फर्स्ट टर्म की पावर मैंने क्या बोला, ये डिक्रीज होनी चाहिए। अब मेरे को मालूम है कि x प्लस वाई की पावर 2 में जो मैक्सिमम x की पावर क्रिएट हो सकती है वो है पावर 2, इसके अलावा नहीं क्रिएट हो सकती, राइट। x प्लस वाई की पावर 2 में, राइट, जो मैक्सिमम x की पावर क्रिएट हो सकती है वो क्रिएट हो सकती है 2, इससे ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने क्या किया, x की पावर 2 से एंड y की पावर 0, इससे शुरुआत की, राइट। अब एक एक कम करते रहो, x की पावर 1 कम कर दी, y की पावर 1 बढ़ा दी, x की पावर 0 हो गई, y की पावर 2 हो गई, दैट्स इट, ठीक है, यहीं पे रुक जाओ। ये जो टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स के कोफिशिएंट जो है ये पास्कल ट्रायंगल देगा, ठीक है, 1 to 1। तो इसका 1 लगा लो, इसका 2 लगा लो, इसका 1 लगा लो, ऐड कर दो, दैट्स इट। ये जो चीज जाएगी, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसे अगर मेरे को x प्लस वाई की पावर 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x की पावर 5, x की पावर 4, y की पावर 1,
एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 0 वाई की पावर 5। ये जो टर्म्स आएंगे इन टर्म्स के कोफिशिएंट होंगे ये 1 5 10, राइट, 1 5 10 10 5 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस 5 टाइम्स ये 10 टाइम्स ये 10 टाइम्स ये 5 टाइम्स ये 1 टाइम्स ऐड कर दो, दैट्स इट, ये x प्लस वाई की पावर 5 होगा। तो आगे से क्विकली अगर तुम्हें x प्लस वाई जो आइडेंटिटी x प्लस वाई का क्यूब तक पता है, राइट, x प्लस वाई की पावर 4 तक नहीं पता, तो अगर x प्लस वाई की पावर 4 चाहिए तो क्विकली पास्कल ट्रायंगल बनाओ। ठीक, तुम्हें x प्लस वाई का स्क्वायर का फिर दोबारा स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स x क्यूब y प्लस 6 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x y क्यूब प्लस y की पावर 4, दैट्स इट, सर काम हो जाएगा। हाँ जी, सर इनमोस्ट ट्रायंगल जो है पास्कल ट्रायंगल के अंदर 6 10 15 20 15 10 6 वाला, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी, इसका कोई लिंक नहीं बन रहा बाकी नहीं सारे। नहीं 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 नहीं। पहली बात तो आप रेंडमली कोई भी ट्रायंगल नहीं ले सकते, हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल ही लेना है एंड एक कंप्लीट रो लेनी है। ऐसा नहीं कि रेंडमली मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था कि इन नंबर्स का कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, बाकी सारे तो जैसे काउंटिंग में आ रहे हैं ना, अगर मैं उनको स्लैंटिंग लाइन में देखूं तो अच्छा, उनको याद कैसे करना है, ये मतलब उनका कुछ ये सेट। वाला इनको याद कैसे करना है? हाँ मतलब ये आउट ऑफ नहीं 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 नहीं, देख, आ रहे हैं। अगर आपको ये लाइक चाहिए तो ये तभी मिलेगी जब आप उन दोनों को ऐड करोगे, ऊपर वालों को अच्छा ठीक है सर। ऐड कर कर ही मिलेगा ये, इसीलिए ये एक टाइप ऑफ नेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से ही आपको मिलेगा। एक्सट्रीम कॉर्नर्स 1 1, अंदर वाली चीज जो होती है ये ऊपर वालों के दो को ऐड करके बनती है। ठीक है सर। अब जैसे पावर 7 के तो पावर 7 के रैंडमली मैं याद नहीं रख सकता, ठीक है, तो उसका क्या मिलेगा 1, फिर इधर आ जाएगा 7, फिर इधर आ जाएगा 21 35 35 21 7 एंड 1, इस तरीके से मिलेगा, इनको ऐड कर करके आए। ठीक है सर, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है ना, तो ये है पास्कल ट्रायंगल, ये इजी कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 100th पावर में जाना है तो भाई मेरे को 100th रो चाहिए रहेगी, लेकिन 100th रो कैसे मिलेगी, 99th पता होनी चाहिए, 99th के लिए 98, 98 के लिए 90, तो ऐसे तो भाई पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट। इसीलिए इसका शॉर्टकट क्या चीज निकाली गई थी, एक्चुअली में ये चीज को सी में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ये सी ही लिखा हुआ, क्या चीज देखो, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 एंड सो, तो ये बन जाता है हमारा 0 C 0, एक सबसे पहले ये, फिर 1 C 0 1 C 1, वो आ गया ये, फिर इधर 2 C 0 2 C 1 2 C 2, फिर 3 C 0 3 C 1 3 C 2 3 C 3, फिर 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। तो हमें ये चीज पता चली कि जो बेसिकली फोर्थ पावर के भी जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है हमारे, वो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 है। तो इसलिए x प्लस वाई की पावर 4 भी अगर मैं एक्सपेंड करूंगा, अब मेरे को ऊपर वाली चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको ऐड करके मैं ये लाऊंगा, नहीं, अब मेरे को पता चला ये 4C0 4C1 4C0 से लेके 4C4 तक जाने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 4 के लिए, ठीक है, दैट इज 4C0, ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर x की पावर पूरा का पूरा आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, दैट इज 4 एंड y की पावर आ जाएगा 0 प्लस 4C1 x की पावर 3 y की पावर 1 प्लस 4C2 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 4C3 x की पावर 1 y की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 0 एंड y की पावर, x की पावर 0 तो छोड़ ही दो, तो y की पावर 4। तो दिस इज अ कंप्लीट, ठीक है, कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हमें कंप्लीट मिलेगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं, प्लीज बताओ, अभी तक क्लियर है, अभी तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, अनन्या, ठीक, अच्छा अब आगे देखो, इसका मतलब ये है कि इसकी जो nth रो है, राइट, वो क्या आ जाएगी NC0 NC1 NC2 so until NCn, राइट, तो वो मेरे को मिलेगा x प्लस वाई की पावर n इन जनरल, तो इसलिए x प्लस वाई की पावर n इन जनरल क्या मिलेगा NC0 x की पावर, तो फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से शुरू होगा, राइट, एंड सेकंड टर्म की पावर लोएस्ट से, एक एक फिर
इसका कम होता जाएगा, इसका बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस सो ऑन टिल चलता रहेगा, दैट इज NCn x की पावर n-n, तो दैट इज 0 हो जाएगा और y की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये था वन काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो पास्कल ट्रायंगल से आता है, ठीक है। बट इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या चीज चली जाती है, ठीक है, ध्यान से देखना कि x प्लस वाई की पावर हम n कर रहे हैं, तो वो आ रहा है NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस सो ऑन टिल NCn x की पावर n-n, तो वो 0 हो जाएगा एंड y की पावर n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, NCr का मतलब होता है चूजिंग r things आउट ऑफ n। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसका मतलब चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n होता है, तो देयर मस्ट बी सम थिंग्स जो हम यहाँ पर चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो ये चीजें आ रही हैं, राइट, तभी तो ये चीजें आ रही हैं, अदरवाइज ये कहाँ से आती, राइट। तो क्या चीज चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखो हमारे पास है क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई so till into x plus y, right, n times, ठीक है, ये n टाइम्स है। अब ये पे है मल्टीप्लीकेशन, राइट, एंड एडिशन बीच में, राइट। एडिशन का मतलब क्या होता है और, तो इसका मतलब क्या है, आइदर x और y, 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 और एंड इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, एंड 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 एंड। क्या मतलब बना इसका मतलब हमें हर एक टर्म में से या तो x चूज करना है या तो y चूज करना है, और फर्स्ट टर्म से भी करना है एंड सेकंड टर्म से भी करना है एंड थर्ड टर्म से भी करना है एंड फोर्थ टर्म से भी करना है एंड ऐसे करते रहना। तो हर एक टर्म से या तो x चूज करना है या तो y चूज करना है, ठीक है। हर एक टर्म से या तो हमें x चूज करना है या तो हमें y चूज करना है, हमें दोनों में से एक ना एक चीज को चूज करना ही करना है, या तो x चूज करना है या तो y चूज करना है, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई। अच्छा, इसके बाद ये चीज है कि या तो x चूज करो या तो y चूज करो, और हर एक टर्म में से करना है, ठीक है। तो खुद सोचो, या अगर सारी की सारी टर्म्स में से x चूज कर लिया हमने तो बन जाएगा x की पावर n, राइट। अगर एक में से हमने y चूज किया, बाकी सब में से x चूज किया, तो हमारा क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखो, बाकी सब में से क्या जाएगा, x की पावर n-1 बन जाएगा, और एक y आ जाएगा, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, राइट। अब ये किस तरीके से चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, क्या कैसे मेक श्योर करेंगे कि एक से ये चूज हो रहा है बाकी से वो चीजें चूज हो रही है, राइट। इन चीजों को कैसे मेक श्योर करेंगे, तो यही चीज के बारे में अभी हमें बात करनी है, ठीक है। तो देखो जरा मैंने क्या किया, ठीक, हाँ जी, तो एक बार ये फिर से बता दो x प्लस वाई वाला सारा। देखो इसका मतलब क्या है स्तुति, कि x प्लस वाई का मतलब आइदर x और y, एडिशन का मतलब और ही होता है ना, ठीक है। आइदर x और y, इसका भी आइदर x और y, इसका भी आइदर x और y, इसका भी आइदर x और y, एंड सो ऑन आइदर x और y। तो क्या मतलब बना कि या तो x चूज करो या तो y चूज करो, या तो x चूज करो या तो y चूज करो, या तो x चूज करो या तो y चूज करो, या तो x चूज करो या तो y चूज करो, सो ऑन या तो x चूज करो या तो y चूज करो, एंड इधर से दोनों में से एक तो करने करना, या तो x या तो y, एंड राइट, फिर इधर से या तो x या तो y, फिर एंड या तो x या तो y, तो बीच में एंड भी आता जा रहा है, यानी कि हर एक टर्म में से कोई ना कोई चीज चूज करनी, हर एक टर्म में से भी कोई ना कोई चूज करना ही करना है, राइट। पहली से भी कुछ ना कुछ करना है, एंड दूसरी से भी कुछ ना कुछ करना है, एंड तीसरी से भी कुछ ना कुछ करना है, इस तरीके से आ रहा है, बात समझे, यस सर। राइट। अब इसका आगे क्या जा रहा है, ठीक है, आगे ये चीज जा रही है कि देखो, अब मेरे पास टोटल n टर्म्स है, राइट, या तो मैं 0 टाइम्स x y चूज करूं, मैं y के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं, या तो 0 टाइम y चूज करूं, या तो 1 टाइम y चूज, वन टर्म में से y चूज कर लूं, या तो 2 टर्म्स में से y चूज कर लिया, एंड सो ऑन टिल n टर्म्स में से y चूज कर लिया,
बात समझे? ठीक है, तो देखो अगर मैं 0 टर्म्स में से y चूज करता हूं तो क्या चीज आ जाएगा, NC0। पहले तो देखो तो सही। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये वाली टर्म कैसे आएगी। तो 2 टर्म्स में से मेरे को y चूज करना, तभी मेरे को y स्क्वायर मिलेगा, बाकी सारी टर्म्स में से x चूज करना, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास जो n टर्म्स है, इन सब में से मैंने 2 टर्म्स को चूज किया, राइट, जहां से मैं y चूज करूंगा। तो NC2 मान लो वो ये 2 टर्म्स थी। अब यहां से 2 y चूज किया, यहां से भी y चूज किया, यहां से भी y चूज किया, तो क्या मिला मेरे को, y स्क्वायर। बाकी सब में से x मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या मिलेगा, x की बार n-2। तो क्या बन जाएगा टर्म मेरा, n, ये टर्म बन जाएगा। तो ये बना मेरे को ये चीज। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई, ये टर्म कहां से आई, पता चला या कंफ्यूजन हो रही है, बता दो अभी भी। राइट, काव्या, राजवीर, यस सर। ठीक है। ऐसे देखो ये वाली टर्म कैसे आएगी, जहां से मेरा एक y चूज होगा। अब देखो एक y चूज करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सी टर्म से मैं y चूज कर रहा हूं। तो NC1, वहां से मैंने y को चूज किया, बाकी सारी टर्म्स में से x को चूज कर लिया, राइट, वो आ गया ये चीज। ऐसे ही फिर ये 0y चूज करना, 3y चूज करना, या फिर सारे के सारे y चूज करना। अब देखो इस पूरी चीज को अगर मैं y के अकॉर्डिंगली देखूं तो इसका मतलब ये है कि आइदर 0y और 1y और 2y और so on till और ny। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं x प्लस वाई की पावर n देखूंगा तो x प्लस वाई की पावर n जो है ये ओवरऑल अगर मैं y के अकॉर्डिंगली देखूं तो जो मैं x और y चूज करने की कोशिश कर रहा हूं तो y के अकॉर्डिंगली या तो 0y चूज करूंगा, दैट इज दिस, राइट, दैट इज दिस, या तो 1y चूज करूंगा, दैट इज दिस, या तो 2y चूज करूंगा, दैट इज दिस, या तो 3y चूज करूंगा, दैट इज दिस, या सो ऑन टिल ny चूज करूंगा, दैट इज। इस तरीके से हमारा लॉजिकली ये एक्सप्लेनेशन आता है। ठीक है, तो अब इस चीज को याद रखना। ठीक, क्या चीज, ये डायरेक्टली तुम्हें याद होना चाहिए कि x प्लस वाई की पावर n दैट इज NC0, x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस so on till NCn x की पावर 0 एंड y की पावर n। ठीक है, अब दो दो चीजें तुम्हें पता चली है दो दो तरीकों से, तो अब ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, इस चीज को ध्यान से याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक वाले लेवल के। ठीक है, तो उनको मैं डायरेक्टली एज ए होमवर्क दूंगा करने के लिए। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, राइट। जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, ठीक है, जो हमें काम आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर जो चीज आती है, जो काम आती है हमारे, ठीक है, वो है इसके अंदर जनरल टर्म। ठीक है ना, इसकी जनरल टर्म। ठीक है ना, व्हाट इज अ जनरल टर्म? जनरल टर्म एक ऐसी टर्म होती है जो इसके हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, जो इधर आ रहा है वही इधर आ रहा है और वही इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो इधर आ रहा है वही इधर आ रहा है, वही इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, इधर आर लिख दिया, तो NCR y की पावर r और x की पावर क्या जाएगा, n-r, राइट। ये बन जाएगा हमारा जनरल टर्म। लेकिन ये आ रहा है थर्ड टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 2 रखने पे हमारा आ रहा है थर्ड टर्म, राइट। तो r रखने पे ये r+1th टर्म आएगा, तो दिस विल एक्ट एज tr+1। अब खुद सोचो, इसके अंदर r को मैंने 2 रखा, तो इधर 2+1 क्या हो जाएगा, 3, तो ये थर्ड टर्म बन जाएगा। तो r को 2 रख के थर्ड टर्म जाएगा, बिल्कुल सही है, वही चीज होनी चाहिए, इधर 2 रख के थर्ड टर्म जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे जनरल टर्म एक्ट करेगा। याद रखना, बाइनोमियल के अंदर जनरल टर्म हमारा rth टर्म नहीं होता, tr+1th टर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं। तो दिस विल एक्ट एज आवर जनरल टर्म। ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लो कुछ इस तरीके से है, 2x² -1/3x³ की पावर 10, इसके अंदर से वो बोल रहा है कि फाइंड द 6th टर्म। तो मैं 6th टर्म नहीं ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा t5+1, राइट। तो r की वैल्यू 5 पुट करूंगा। अब n क्या है मेरे लिए, 10, राइट, n 10 एक्ट करेगा, तो 10c5, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x², इधर आ जाएगा 2x² की पावर 5। सेकेंड टर्म क्या है, ये पूरी की पूरी, बीच में प्लस लगा लो, तो -1/3x³ की पावर क्या आ जाएगा, 5, 10 माइनस, सॉरी, इधर 5 आएगा, इधर 10 - 5, ठीक है, दोनों 5 आएगा। तो दिस विल एक्ट एज आर 6th टर्म।
ठीक है, दिस विल एक्ट एज 6। और यहीं पे अगर 7 होता, राइट, तो 7, अब मैं यहाँ पे लगाता 6 एंड इधर लगाता 6 एंड इधर लगाता 10 - 6, तो इधर आ जाता 4, ठीक, एंड इधर आ जाता 6। इस तरीके से ये सारा का सारा काउंट करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? जनरल टर्म में दिया, क्लियर हो रहा है? स्तुति, यस सर। दक्ष, चिराग, क्लियर है? अनन्या, यस सर। ठीक ठीक यस सर। ठीक। अब आगे देखो जरा, ठीक है। अब ये जनरल टर्म हमारा काफी काम आता है, ठीक है, यही मेजर चीजों को हैंडल करने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे फाइंड द, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in first 1 plus x plus 2x cube into 3 by 2x square minus 1 by 3x की पावर 9। ठीक है, तो 1 plus x plus 2x क्यूब 3 by 2x स्क्वायर माइनस 1 by 3x की पावर 9। ठीक है, अब इस चीज को हमें पूरा का पूरा देखना है, ठीक है, क्या चीज जाएगी, कैसे जाएगी। ठीक, तो देखो, हमें ये मालूम है कि इधर के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म हुई, वो कांस्टेंट टर्म इधर की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो जाके कांस्टेंट टर्म बनेगी, राइट। अच्छा, इधर अगर मेरे पास 1 by x वाली टर्म हुई, वो इधर x की टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हुई तो जाके मेरे पास कांस्टेंट टर्म बनेगी। एंड अगर इसके अंदर 1 by x क्यूब वाली टर्म हुई, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जाके मेरे पास कांस्टेंट टर्म बनेगी। तो यस, ये तीनों टर्म जो है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जो इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तब जाके मेरी कांस्टेंट टर्म बनेगी। तो मेरे को इसके अंदर क्या ढूंढना है, इसके अंदर ढूंढना है x की पावर 0 वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, x की पावर -1 वाली टर्म एंड x की पावर -3 वाली टर्म। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, ताकि मेरा ओवरऑल तीनों टर्म्स के थ्रू कांस्टेंट टर्म जनरेट हो सके। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर मेरे को, पहले मैंने इसकी जनरल टर्म लिखी, ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या जा रही है, जनरल टर्म जा रही है इसकी TR+1, तो दैट इज 9CR, ठीक है। फर्स्ट टर्म दैट इज 3 by 2 x स्क्वायर की पावर, ठीक है, क्या आ जाएगा 9 माइनस एंड -1 by 3x की पावर r। क्विकली इसके अंदर से x की पावर अलग कर दो, सिर्फ x की पावर, क्योंकि वही हमें चाहिए, तो वो आ जाएगा x की पावर ये 18 - 2r एंड नीचे से 1 by x की पावर r है, तो ऊपर जाके x की पावर -r हो जाएगा, तो इधर आके हो जाएगा -3r। तो ये x की पावर जा रही है। और देखो, अगर सबसे पहले मेरे को चाहिए x की पावर 0, तो इसको x की पावर 0 के साथ कंपेयर करवाया जाएगा, तो x की पावर 0 ये कौन सी r की वैल्यू के लिए जाएगा, r क्या होगा कि ये x की पावर 0 चला जाए, ठीक है, r क्या होगा कि ये x की पावर 0 चला जाए, तो इसके लिए मेरे को मिला r = 6, राइट। यानी कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर देखो, मेरे को मालूम है इसकी एक्सपेंशन के अंदर NC0 NC1 सो until NC9, तो टोटल 10 टर्म्स जाएंगी, राइट। वो 10 टर्म्स के अंदर मेरे एक्चुअली में ढूंढने की कोशिश करूं विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट हर एक टर्म एक्सपेंड किए, मैं ये ढूंढने की कोशिश करूं कि x की पावर 0 कौन सी टर्म में जाएगी। तो मैंने क्या किया, इन जनरल इसकी टर्म ढूंढी जो इसकी ये 10 की 10 टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब वो 10 की 10 टर्म्स के अंदर इन जनरल x की पावर जाएगा ये, डिपेंडिंग अपॉन r को इधर मैं रखूंगा 0 1 2 3 सो until 9 तक, राइट। वो सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट पावर मिल जाएगी। अब मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी r की वैल्यू होगी जिसके लिए ये x की पावर 0 बन जाए, तो r की वैल्यू 6 के लिए ये बनेगा x की पावर 0, तो इधर मैंने r की 6 रखा, ठीक है। तो देखो वो आ जाएगा 9C6 3 by 2x स्क्वायर की पावर 9 - 6 आ जाएगा 3 -1 by 3x की पावर आ जाएगा 6। ये अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो अपने आप ही x की पावर जो है वो 6 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो x की पावर 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका
9c6 3/2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 6। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा बन जाएगा, इस तरीके से ये सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया कांस्टेंट टर्म। तो इसके एक्सपेंशन के अंदर जो 10 टर्म आएंगे उनके अंदर एक कांस्टेंट टर्म आएगी और वो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी, वो ये। राइट, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, अब आगे, अब मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए, x की पावर -1। तो क्या ये कभी x की पावर -1 बन सकता है? तो अगर इसको x की पावर -1 बनना है तो 18 - 3r को आपको -1 होना पड़ेगा। ये इधर आया 19, दैट इज 3r, तो r को होना पड़ेगा 19/3, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। राइट, नाउ इफ दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि r क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए, दैट मींस इसके अंदर कभी भी x की पावर -1 नहीं आएगा, वो वाली टर्म कभी भी x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर टर्म है ही नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो यानी कि x बार कांस्टेंट इसके थ्रू कभी जनरेट नहीं हो सकता। फिर हम देखेंगे इसके लिए, दैट इज x की पावर -3। अब इसको -3 के बराबर किया, राइट, तो इसको -3 के बराबर किया, तो 18 - 3r इक्वल टू -3, तो इधर आ गया 21, दैट इज इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू आ गई 7। तो r की वैल्यू 7 आने का मतलब क्या है, यस, इसके अंदर जनरल टर्म के अंदर r को 7 पुट कर दो, दैट विल एक्ट एज r x की पावर -3 वाली टर्म। तो क्या आ जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, 2x³ के साथ, तो जाके मेरा कांस्टेंट टर्म जनरेट होगा। तो क्या बन जाएगा आपका 9c7 3/2 x² की पावर 9 - 7, तो 9 - 7 कितना आ जाएगा, दैट इज 2, एंड -1/3 x की पावर आ जाएगा आपका 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये एक कांस्टेंट टर्म बनेगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, राइट, ये कांस्टेंट टर्म बनेगी, राइट, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ के साथ, राइट। अब इन दोनों को ऐड करो तो जाके हमारा टोटल कांस्टेंट टर्म आएगा। तो टोटल कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 9c6 3/2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 6 इंटू 1 एज इट इज, प्लस देखो यहाँ पे क्या जा रहा है, x की पावर 4, यहाँ पे क्या जा रहा है, x की पावर 7, तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 इंटू x की पावर 3, तो ये कट के क्या हो गया, x की पावर 0, राइट। तो इसके अंदर टोटल x की पावर 0 चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 9c7 3/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 7 एंड इधर 2 की पावर 2 एज इट इज। तो ये ओवरऑल जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म इन दिस पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन। इसमें किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, किसी भी स्टेप में अगर डाउट है प्लीज बताओ। नो सर। राइट, चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, कि इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक, इफ in the expansion of x plus a की power n, the sum of odd terms be p and sum of even terms be q। ठीक है, prove that p square minus q square that is equal to x square minus a square की power n। Second is 4pq is equal to x plus a की power 2n minus x minus a की power 2n। ठीक है, क्या चीज है ये, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज बोल रहा है कि x प्लस ए की पावर n को अगर मैंने एक्सपेंड किया तो nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस so on till ncn x की पावर n माइनस n एंड बेसिकली ये 0 हो जाएगा एंड y की पावर n आ जाएगा, राइट। इसके अंदर से बोल रहा है और टर्म्स भी p, और टर्म्स मतलब ये सारी की सारी टर्म्स को मैं p बोल रहा हूँ, राइट। एंड जो इवन टर्म्स है, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स आ गई मेरी ये वाली, ऐसे वाली इवन पोजीशन एंड ऑड पोजीशन वाली टर्म, राइट, इनको मैं q बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो चीज है ये मेरी आ जाएगी p प्लस,
राइट, ये आ जाएगा x प्लस वाई की पावर n। अब ध्यान से देखो, जो चीजें मेरे को प्रूव करनी है इसके अंदर मेरा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर n हो रहा है ना, तो ये x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n हो रहा है। यानी कि मेरे को x प्लस ए तो गिवन है, लेकिन मेरे को x माइनस ए भी साथ में जनरेट करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। ऐसे इसके अंदर भी देखो x प्लस ए की पावर n की पावर 2 हो रहा है, तभी तो जाके 2 बन गया, राइट। क्या हो रहा है ये चीज, ये टर्म क्या जा रही है, x प्लस ए की पावर n का स्क्वायर हो रहा है, तभी जाके x प्लस ए की पावर 2n आ रहा है ना, राइट, तब जाके ये 2n बनेगा। तो ये 2n इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर इधर भी x प्लस ए चाहिए तो मेरे को x माइनस ए होना चाहिए मेरे पास, राइट, इधर भी x माइनस ए होना चाहिए। तो हमने जबरदस्ती x माइनस ए खुद जनरेट करने की कोशिश की, लेट सी कि उसको कैसे यूज करना है। तो अब मैंने यहाँ पे x माइनस ए की पावर n जनरेट किया, तो जहां जहां पे a आ रहा था वहां पे मैंने माइनस ए रख दिया, तो क्या जाएगा nc0 x की पावर n a की पावर 0, इधर पावर 1 है तो इधर माइनस ए की पावर 1 हो जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा nc0, सॉरी nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, इधर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस सो ऑन, अगले वाली टर्म फिर नेगेटिव आ जाएगी, राइट। तो क्या हो रहा है कि जो ऑड वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव आ रही है, जो इवन वाली टर्म्स है वो नेगेटिव होगी। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p माइनस q। बेसिकली ये ऑड वाली, इवन वाली टर्म जो है ये नेगेटिव होगी, तो x माइनस ए की पावर n जो है ये बन जाएगा p माइनस क्यू। p प्लस क्यू में लिखने में एंड p माइनस क्यू लिखने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, राइट। अब कुछ नहीं करना, दोनों को स्केयर करके ऐड करना, दोनों को स्केयर करके सब्ट्रैक्ट करना है, अपने आप ये चीज बन जाएगी। अच्छा पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, x प्लस ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। तो क्या बन जाएगा, इधर इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर n, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n, दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ऐसे ही देखो, अब मेरे को 4pq वाली टर्म चाहिए, तो वो कैसे आएगा, 2pq एंड 2pq को ऐड करके। तो हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा देखो, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इधर x प्लस ए का पावर n का पावर 2, राइट, माइनस x माइनस ए की पावर n की पावर 2, तो ये आ जाएगा x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n, राइट। तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कटा, ठीक है। तो 2pq प्लस 2pq दैट इज 4pq दैट इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना था, कैसे करना था, ठीक। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन इज रैशनल टर्म्स का क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल टर्म्स, कि हमारे पास अगर 4 की पावर 1/5 प्लस 7 की पावर 1/10 की पावर लेट से 45 है, राइट। वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल टर्म्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ठीक है। तो अब इस चीज को किस तरीके से ढूंढा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, कि देखो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे या तो हर एक टर्म रैशनल होगी या तो हर एक टर्म इरेशनल होगी, राइट। वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि पावर अगर हमारी नेचुरल नंबर वगैरह बन गई या होल नंबर बन गई तो अपने रैशनल चली जाएगी, अदरवाइज इरेशनल रहेगी, राइट। तो अब उसी चीज को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसका जनरल टर्म निकाला, तो इसका जनरल टर्म क्या आ रहा है, 45CR TR प्लस 1 45CR 4 की पावर 1/5 की पावर 45 माइनस R एंड 7 की पावर 1/10 की पावर R।
ठीक है, तो टी आर प्लस 1 ये हो जाएगा 45 सी आर, 4 की पावर 1/5 की पावर 45 माइनस आर, एंड 7 की पावर 1/10 की पावर आर। ठीक है, अब यहां पर भी पावर हमारी होल नंबर लगा लो या इंटीजर लगा लो, वो हो जानी चाहिए, राइट, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली होल नंबर या नेचुरल नंबर हो जानी चाहिए इधर भी, तब जाके हमारा वो एक नेचुरल नंबर, सॉरी अपना एक रैशनल नंबर जाएगा। तो इधर क्या जा रहा है 45 माइनस आर डिवाइडेड बाय 5, 4 की पावर, और इधर जा रहा है 7 की पावर आर बाय 10 एंड 45 सी। ठीक है, ये चीज, ठीक है। अच्छा आप देखो, कहने का मतलब ये जो 45 माइनस आर आ रहा है, इसको हमारा 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर से 5 हटेगा, एंड इसको 10 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो आर को 10 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है 45 तक, राइट, वो हो सकता है हमारा 0, राइट, 10, 20, 30, 40, 50 तो जा नहीं सकता, 45 तक जाना है, तो यहां तक ही जा सकता है, दैट्स इट। तो ये 5 टर्म्स आ रही हैं। अब इन 5 को इधर रखूंगा तो ये इसके लिए ये भी चीज 5 का मल्टीपल जाना चाहिए, तो क्या जा रहा है देखो 7 की पावर, आर को 0 रखा तो 7 की पावर 0, इधर 4 की पावर क्या आ जाएगा 0 रखे 45 माइनस 5 तो दैट इज 9, एंड इधर आ जाएगा 45 सी 0। एक तो ये टर्म चलेगी, तो बिल्कुल रैशनल जा रही है ये, बिल्कुल रैशनल जा रही है। तो इन 5 की 5 चीजों के लिए रैशनल जाएगा। अच्छा टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं, अब तुम्हें याद हो x प्लस वाई की पावर n में टोटल टर्म्स कितनी होती हैं, ठीक, टोटल टर्म्स होती हैं n प्लस 1, तो n प्लस 1 टर्म्स यहां पर कितनी बन जाएंगी हमारी, यहां पर जा रहा है पावर 45, तो टोटल 46 टर्म्स आ रही है, राइट। तो 46 टर्म्स में से 5 हमारी जा रही है रैशनल, एंड 41 बाकी जो 41 टर्म्स बची वो जाएंगी इरेशनल। इस तरीके से रैशनल एंड इरेशनल टर्म्स को ढूंढा जाएगा। पावर को देखेंगे कि पावर के अंदर से सारी की सारी चीज जो है पावर, वो हमारा इंटीजर वगैरह कब बन जाएगा, होल नंबर कब बन जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यस सर। राइट। अच्छा हाँ जी, सर अगर इधर नंबर होते हैं 4 की जगह 3 और 9, क्या बोल रहे हो, एन की जगह सर 4 और 7 की जगह अगर 3 और 9 होते 3 और 10 होते, तो फिर तो एक 3 और 9। ऐसा तो पहले जो हम कॉमन पावर है पहले कॉमन अलग ले लेंगे ना, पहले बाहर ले लेंगे, ओके सर। ठीक है, ताकि वो गंदगी ना आए, ठीक है, चलो। सो हाँ जी, सर एक वो वाला फॉर्मूला भी होता था ना जिसमें ऑड मतलब ऑड या इवन वाला जर्नल नहीं टर्म्स में, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं होता था। अगर जैसे यहाँ पे 45 है ऑड है, तो 45 पे नंबर ऑड है, मतलब ये 45 नंबर जो रेज टू पावर n है ना, हाँ वो जी हाँ ऑड जी या इवन है, वो वाला हाँ जी, फॉर्मूला है। वो आगे आएंगे सारे, आप अलग फॉर्मूला की बात करो, आपको हल्का हल्का याद है, लेकिन वो आगे आएंगे फॉर्मूला, डोंट वरी, ठीक है ना। जितने भी आप ऑड और इवन की बात कर रहे हो ना, वो मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग ही होता था, ठीक है ना, वो आगे आएंगे सारे। हाँ सर जी, और इधर हमने एक ही आर क्यों चेक किया है, सारे सारे क्यों नहीं हमने चेक किए। मैं बोलो इन सबके लिए जाएंगे, मैं बोलो इन सबके लिए जाएंगे, क्योंकि देखो ना, इधर 5 का मल्टीपल, इधर 5 का मल्टीपल, तो ऑब्वियसली नीचे से 5 कटेगा ना इन सबके लिए, तो इसलिए तो मैंने 5 बोला, ओके सर, ठीक है ठीक है ना, सर। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, एक्चुअली में दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं इन जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं अगेन, ठीक है ना, इन जनरल अगर मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया तो किस तरीके से जाएगा, ठीक है, दैट इज x प्लस वाई की पावर n, तो दैट इज एन सी 0, एक्स की पावर n, y की पावर 0 प्लस एन सी 1, एक्स की पावर n माइनस 1, y की पावर 1 प्लस एन सी 2, एक्स की पावर n माइनस 2, y की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर n माइनस n, तो y की पावर n,
ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज की बात करूं, ठीक, दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो NC0, अच्छा एक काम करो, इसको अच्छे से समझने के लिए इधर y की जगह 2y लो, ठीक है। इधर 2y की पावर 0 जाएगा, 2y की पावर 1 जाएगा, 2y की पावर 2 जाएगा एंड 2y की पावर n जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो ये जो NC0, NC1, NC2, NC3 सो टिल NCn होते हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। एंड अगर कोफिशिएंट की बात आए तो वेरिएबल के साथ जो लगा होता है उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इधर कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। इधर तो NC0 रहेगा, इधर देखो साथ में एक 2 भी आ जाएगा इधर से, राइट। तो क्या बन जाएगा, NC1 साथ में इंटू 2, अब ये कोफिशिएंट जाएगा, राइट। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इस टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो NC1 है, राइट। याद रखना इस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1 है, लेकिन अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो साथ में 2 भी आएगा। ऐसे इस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट NC2 है, लेकिन अगर कोफिशिएंट की बात की जाए तो इधर से 2 की पावर 2 भी आएगा, क्योंकि वेरिएबल को साथ जो लगा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इधर आ जाएगा हमारा NC2 एंड साथ में 2 की पावर 2 एंड सो, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो चीज बचती है उन सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो अभी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, यानी कि इनमें से जो सबसे बड़ी चीज है वो चीज हमें बतानी, ठीक है। अभी याद करो वापस से पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल के अंदर अभी हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जो वैल्यू बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, मिडल में जाके सबसे बड़ी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होती जाती है, या फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, 2 टर्म की आएगी, फिर कम हो जाएगी, या तो 1 टर्म की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, या तो 2 टर्म की, 1 टर्म की या तो 2 टर्म की, राइट। इस तरीके से आएगी, राइट। अब ये भी 1 टर्म की आएगी या 2 टर्म की आएगी, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पावर ओड है या इवन है। अब जाके पावर ओड या इवन का हमारा फंडा आना शुरू होगा, ठीक है। वो भी हर बार नहीं आएगा, सिर्फ 1-2 केसेस है जिसके अंदर ये चीज आएगी, ठीक है। तो देखो जरा वापस, तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर तो टोटल टर्म्स जो हुई वो हुई हमारी इवन, राइट। टोटल टर्म्स अगर 4 टर्म्स है तो बीच वाली 2 टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गए हमारे सेम। अगर टोटल टर्म 6 हैं तो बीच वाली जो 2 टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट्स होंगे सेम। अगर टोटल 8 टर्म्स है तो बीच वाली जो 2 टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट्स होंगे सेम, ठीक। अगर टोटल 10 टर्म्स है तो बीच वाली 2 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होंगे सेम। इस तरीके से इन दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट जाएंगे सेम, राइट। इन दोनों के टर्म्स के कोएफिशिएंट जाएंगे सेम, दिखेंगे अलग अलग लेकिन वैल्यू उनकी सेम होगी। जैसे अगर मैं अगेन बाइनोमियल जो पास्कल ट्रायंगल उसकी मैं बात करूं, राइट। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे देखो ये दोनों हैं सेम, लेकिन यहां पर लिखने के लिए क्या आ जाएंगे, 3C1 एंड 3C2। तो 3C1 3C2 दिखने में अलग अलग है लेकिन एक्चुअली में इन दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। ऐसे इन 10 की बात करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो 5C2 एंड 5C3 आ जाएगा। तो 5C2 एंड 5C3 की अगर मैं बात करूं तो दिखने में ये अलग अलग लगते हैं लेकिन है सेम, राइट। तो ये वो वाली चीजें आ जाएंगी, राइट। तो ये वो वाले कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब देखो टोटल टर्म्स जो होती हैं वो x प्लस वाई की पावर n अगर है तो टोटल टर्म्स होगी n+1। अब अगर n+1 को मैं इवन बोल रहा हूं तो n क्या होगा, ऑब्वियसली ओड, यानी कि अगर पावर ओड है, ठीक है, याद रखना अगर पावर ओड है, राइट, तो टोटल टर्म जाएगी इवन एंड देन 2 टर्म्स ऐसी बीच में रहेंगी जिनके हमारे कोएफिशिएंट्स रहेंगे सेम। इन दैट केस 2 मिडल टर्म्स आएंगी जिनका सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दिस केस अगर हमारे पास पावर ओड है टोटल टर्म्स जाएंगी इवन, तो इन दैट केस 2 मिडल terms have same coefficient।
ठीक है, टू मिडल टर्म्स हैव द सेम कोफिशिएंट, ठीक है। अब वो क्या होगी n के टर्म्स में बताना है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर टोटल n+1 की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, तो n क्या होगा 3, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली n टोटल टर्म्स, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हमारी 3 है तो टोटल टर्म्स जाएंगी 4, और उसके अंदर से हमें ये वाली चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए एंड थर्ड टर्म चाहिए, तो वो कितनी आ जाएगी। अब देखो ये चीज जाएगी हमारी 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, तो 3c1 एंड 3c2 चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, दैट इज एन सी, 3 से 1 कैसे आएगा, दैट इज 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n - 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड 2 कैसे आएगा, एन सी, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हमारी रहेंगी मिडल वाली, ठीक है। अब जैसे देखो n को अगर मैंने लिया 5, तो टोटल टर्म्स आ जाएंगी 6, तो क्या जाएगा nc0, nc सॉरी 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, राइट, ये चीज आ जाएगी। अब ये दोनों चाहिए, अब देखो इधर 5 पुट किया तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, 4/2 क्या आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 5c2, ठीक है। इधर रखा 5, 5+1 क्या आ जाएगा 6, 6/2 आ जाएगा 3, तो 5c3, तो अपने आप ये दोनों मिडल टर्म्स आ जाएंगे, यस इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो अगेन इफ n इज ऑड, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट वाली जो टर्म्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, n c n-1/2 कोमा n c n+1/2, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब सिमिलरली अगर n हमारा हो गया इवन, इफ n इज इवन, ठीक है, तो n+1 दैट इज टोटल टर्म्स, ठीक, वो कितना हो जाएगा ऑड, ठीक है, टोटल टर्म्स ऑड हो जाएंगी। अब टोटल टर्म अगर ऑड है तो बिल्कुल बीच में एक टर्म आएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल मिडल वाली जो टर्म आएगी वो जाके तुम्हारी आएगी जिसके अंदर तुम्हारा ऑड मतलब जो सबसे हाईएस्ट वाली रहेगी, ठीक। अब वो टर्म कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे इधर 4 है, एग्जांपल n को 4 लो, तो टोटल टर्म 5 आ जाएंगे, तो आ जाएगा 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 4c, ये 2 कैसे मिलेगा, ये 2 मिलेगा डायरेक्टली 4 को डिवाइडेड बाय 2 करके। इन दिस केस हमारी मिडल वाली टर्म क्या आ जाएगी n/n, ठीक है। तो अगेन इफ n इज इवन, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन दिस केस इज nc(n/2). हाँ जी, इस चीज में अगर किसी को डाउट है तो बोलो, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट में अगर किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक, चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, नहीं अब आ रहा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म, ठीक है ना, टर्म कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल, ठीक है। तो अब देखो जरा, ग्रेटेस्ट टर्म बेसिकली इन द एक्सपेंशन क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब हम क्या चीज करेंगे, इन जनरल एक्सपेंशन करेंगे, एंड इन जनरल टर्म में से देखेंगे कौन सी टर्म हमारी ज्यादा था, ठीक है। अब उस चीज को देखने के लिए अगर हमारे पास x प्लस वाई की पावर n भी अगर है, तो हम x को कॉमन लेके क्या कर लेंगे, x की पावर n, इसको अलग लेके रख लेंगे, और इधर आ जाएगा 1 + y/x की पावर n। तो अब देखो इसके अंदर जो भी टर्म आएगी वो सारी की सारी टर्म x की पावर n से मल्टीप्लाई होंगी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इसका, मैं क्या करूंगा, इसमें से देखूंगा कि जो टर्म की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही वाली हाईएस्ट बन जाएगी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी टर्म x की पावर n से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट।
तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट x प्लस वाई की पावर n, मैं सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर n में से देखूंगा कि हाईएस्ट कौन सा जा रहा है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखो nc 0 x की पावर 0, nc 1 x की पावर 1, nc 2 x की पावर 2, so on till ncn x की पावर n। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n में से इनके अंदर से मैं देखूंगा कि मेरा इन जनरल जो है हाईएस्ट ग्रेटेस्ट टर्म जो आ रही है वो कौन सी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी, जैसे t1 t2 t3 एंड so on till tn plus 1। ठीक है, इस तरीके से ये चीज चली जाएगी। अब ना एक्चुअली में पैटर्न क्या होता है इन जनरल, अगर मैं कोई भी एक्स की वैल्यू कोई भी ले लूं, ठीक है ना, मैं वैल्यू वाइज देख रहा हूँ, साइन वाइज नहीं देख रहा हूँ, ये चीज याद रखना। ठीक है ना, हमें साइन से नहीं फर्क पड़ता, हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन जनरल पैटर्न क्या होता है, ये वैल्यू बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, बीच में कभी ना कभी आती है, फिर वैल्यू कम होती जाती कम होती जाती कम होती है। तो ये जो सबसे बड़ी वाली चीज जा रही है ना, ये चीज हमें ढूंढनी है, ये कौन सी चीज जा रही है। ठीक है, ये कौन सी टर्म जा रही है। तो इन जनरल क्या होगा, हम क्या देखेंगे, हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट इज टी आर प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर का मॉड। हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसका लिमिटिंग वैल्यू मेरे को देगा। ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस will give the greatest binomial term। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी क्या है, बेसिकली देखो, अगर मैंने इधर r को 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा, t2 इज ग्रेटर देन t1, राइट। अब अज्यूम करो ऐसा है, सीन ऐसा है, ठीक है, कि t1 t2 t3 t4 एंड so on till t8 t9 t10 t12 ऐसा है। तो t9 सबसे बड़ा हो गया, t9 इज ग्रेटर देन t8, t9 इज ग्रेटर देन t10, राइट। तो t9 सबसे बड़ा हो गया, तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी कहां तक वैलिड रहेगी, राइट, ये इनइक्वालिटी 8 तक वैलिड रहेगी। जैसे मैं 9 पुट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी इनवैलिड हो जाएगी, राइट, क्योंकि 9 पुट करने पे क्या जाएगा, t10 इज ग्रेटर देन t9, क्या ये वैलिड है, नहीं, t9 इज ग्रेटर देन t10 ना। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये इनइक्वालिटी का लिमिटिंग केस क्या आ जाएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो वहां से मेरे को ग्रेटेस्ट बाइनोमियल टर्म मिलने की कोशिश होगी। ठीक है, इस तरीके से हम चलेंगे, तो इस इनइक्वालिटी को हम सोल्व करेंगे। तो अब ये इनइक्वालिटी हमारी क्या जा रही है, देखो जरा, 1 प्लस एक्स की पावर n के अंदर क्या इनइक्वालिटी है हमारी, टी आर प्लस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टी आर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज एन सी आर एक्स की पावर आर का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, सॉरी एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर आर माइनस 1 का इधर आ गया मॉड। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये इसके साथ कटेगा, राइट, इधर बचेगा एक्स मोड। ठीक है, ये कैसे काटा, क्योंकि एक्चुअली में एक्स मोड को अलग किया जा सकता है, इसलिए काटा। ठीक है, जैसे एन सी आर तो पॉजिटिव होता है, इसको बाहर ले आए, ये आ गया एक्स मोड की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर माइनस 1, और इधर आ गया एक्स मोड की पावर आर माइनस 1, राइट। तो ये इसके साथ एक कटा, तो इधर आ गया एक्स मोड। तो एन सी आर को अब एक्सपेंड किया तो एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर, इसको एक्सपेंड कर दो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, तो एन फैक्टोरियल कटा, आर बाहर आया, आर माइनस 1 फैक्टोरियल इसके साथ कटा, एन माइनस आर प्लस 1 बाहर आया, ये इसके साथ कटा। तो एक्स मॉड डिवाइडेड बाय आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो जरा, आर की वैल्यू मेरे को चाहिए, राइट, तो इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एंड इधर आ जाएगा x मोड। ठीक है, तो x मोड इंटू एन प्लस 1
माइनस एक्स मॉड इंटू आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसको इधर ले जाओ तो x mod इंटू n प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू n r x mod प्लस वन, तो r इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x mod इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय x mod प्लस वन। तो ये हमारा मेन लिमिटिंग वैल्यू हमें देता है, याद रखें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक्सपेंड भी कर, पूरा ये चीज आई कहां से, ये मैंने पूरी चीज बता दी। ठीक है, क्या करते हैं हम, टी आर प्लस वन का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर का मोड करते हैं, यहां से हमें ये लिमिटिंग वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करना कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है आर इज लेस देन इक्वल टू जैसे 10.2 आ रहा है, या फिर आर इज लेस देन इक्वल टू आर है, क्योंकि इक्वालिटी भी है, राइट, आर इज लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है। अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है या फिर अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, इन दोनों का क्या मीनिंग जाएगा, इन दोनों से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज का मतलब क्या है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अगर आर नॉन इंटीग्रल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 10 तक के लिए चलेगा, लेकिन 11 के लिए चलेगा क्या, नहीं चलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी कभी भी इंटीग्रल वैल्यू पे नहीं आ रही, यानी कि कभी भी दो अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि एक सिंगल मिडिल टर्म ही हमारी जो होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी इस केस में। ठीक है, तो क्या चीज जाएगी, देखो T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन सो ऑन टिल 10 के लिए इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी, राइट। तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, T11 इज लेस देन T10, ये वैलिड रहेगी, लेकिन 11 के लिए वैलिड नहीं रहेगी, राइट। तो 11 के लिए उल्टी हो जाएगी, यानी कि T12 T13 एंड सो ऑन। तो सबसे बढ़िया जो सबसे बड़ी टर्म रहेगी वो रहेगी T11, राइट। इस तरीके से T11 जो रहेगी सबसे बड़ी टर्म रहेगी, यानी कि टी आर प्लस वन, इन दैट केस हम बोल सकते हैं आर, लेकिन क्योंकि हमारा नॉन इंटीग्रल है, राइट, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो टी आर का बॉक्स प्लस वन है, ये वाली जो पर्टिकुलर टर्म है, दिस इज आर ग्रेटेस्ट। ये वाली जो टर्म है ये हमारी सबसे बड़ी टर्म रहेगी इन दिस केस। ठीक है, लेकिन अगर तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू रही यहाँ पे, तो इन दैट केस क्या जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, T1 लेस देन T2 लेस देन T3 सो ऑन टिल लेस देन T9। अच्छा 10 को पुट करेंगे तो इक्वल भी आएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा, T9 इज लेस देन T10। अब 11 पुट करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, T11 ग्रेटर देन T12 एंड सो ऑन, ये। लेकिन यहां पर ये वाली इक्वालिटी भी होल्ड करेगी, मतलब T10 एंड T11 बराबर भी रहेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये छोटी रहेंगी। तो कहने का मतलब है इन दिस केस टू टर्म्स विल बी इक्वल, टू मिडल टर्म्स की वैल्यू इक्वल रहेगी और वो सबसे बड़ी रहेगी इन दैट केस। ठीक है ना, इन दैट केस क्या रहेगा, टू मिडल टर्म्स की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, क्या चीज देखो, टी आर एंड टी आर प्लस वन, इन दैट केस ये बराबर रहेंगे क्योंकि आर तो इंटीजर ही है, राइट। तो ये दोनों बराबर रहेंगे एंड विल बी इन द ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, विल बी ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, दे विल बी ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, एंड दो टर्म रहेंगी, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म रहेगी जो ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड रहेगी। ठीक है, इस तरीके से इस पूरी चीज को हम निकालने की कोशिश करेंगे। मेन हमारा फॉर्मूला ये चीज जाती है, ठीक है, मेन हमारा फॉर्मूला ये चीज आता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल में क्या चीज जाएगी, ठीक है, एग्जांपल में क्या चीज जाएगी, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, फाइंड मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म in 1 plus this। ठीक है, तो जब x की वैल्यू -1/5 है तो 1 + 2x की बार 25 में मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी टर्म कौन सी रहेगी वो निकालनी है। तो क्या रहेगा हमारा, r इज लेस देन इक्वल टू mod x इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय x mod प्लस वन। तो r इज लेस देन इक्वल टू mod x क्या आ जाएगा, -1/5 का mod, दैट इज 1/5 इंटू n प्लस वन। तो पावर क्या है हमारी,
राइट, पावर क्या चीज जा रही है हमारी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, वहां पर हमारा x था, राइट, अब यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे अब हमारा क्या आएगा, 2x का मोड आएगा, राइट। तो 2x क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 2/5 आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, डिवाइडेड बाय 2/5 + 1, और n+1 क्या आ जाएगा, 25 + 1, तो ये इधर आ जाएगा 26, तो ये चला जाएगा 2/5 इंटू 26 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा तुम्हारा 7/5, ये कटेगा, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, दैट इज 52/7, 62 guys. दैट इज 7 पॉइंट समथिंग। तो r इज लेस देन इक्वल टू 7 पॉइंट समथिंग जा रहा है, राइट। तो अब ये नॉन इंटीग्रल है, अब अगर ये नॉन इंटीग्रल है तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू का बॉक्स लो +1 कर दो, तो t7 + 1, तो दैट इज t8 इज द ग्रेटेस्ट। इस केस में t8 जो रहेगा वो ग्रेटेस्ट टर्म रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इस पूरे कंसेप्ट में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, बताओ। Clear. ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी देखी हुई हैं तुमने, बट स्टिल ध्यान से देखो जरा, ठीक है। बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना, एंड उन्हीं के रिलेटेड उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जैसे पहला एनसीआर को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले एन जो है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है, एंड एन एंड आर जो होता है ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। दूसरा एनसीआर दैट इज इक्वल टू एनसी n - r, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, एनसीआर एंड एनसी n - r ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। देन थर्ड एनसीआर जो होता है ये हमेशा इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, ठीक है। देन फोर्थ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई अगर हो गया तो इसके दो केसेस जाते हैं, केस 1 या तो x इक्वल टू वाई रहेगा, ठीक है, केस 2 या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n रहेगा, ठीक है, या तो x इक्वल टू वाई रहेगा या तो x प्लस वाई, दोनों का सम जो है वो n के बराबर रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिफ्थ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स is always divisible by r factorial, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। कोई भी, जैसे लेट से मैंने 4 रैंडम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए, जैसे 7 से 7 8 9 10, ये भैया 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4, क्यों? क्योंकि इन चारों के अंदर एक 3 का मल्टीपल आएगा, एक 4 का आएगा, एक 2 का आएगा, राइट, ये मल्टीपल आएंगे तो अगर इनके मल्टीपल आएंगे तो ये कट के हमारा ये चीज डिवाइड होगी ही होगी, जो मर्जी हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो है ये हमेशा आर फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए ये होगा ही होगा, ठीक है। अब आगे देखो जरा, 6th, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टीज अभी मैं बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज आगे जाके हमारी काम आएंगी सीरीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, देखो जरा, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, ठीक है, क्या जाएगा, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये कटा, यहाँ से r बाहर आया, ये इसके साथ कटा, यहाँ से n माइनस r प्लस 1 बाहर आया, ये इसके साथ कटा, तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। इन चीजों को इसलिए साथ साथ में करके दिखा रहा हूँ कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो निकालना पड़े तो बहुत इजीली विद इन सेकंड्स निकाल सकते हो। तो n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये चीज जैसे अब कहां पे काम आएगी तुम्हारे, ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन है 1.20c1 डिवाइडेड बाय 20c0 प्लस 2.20c2 डिवाइडेड बाय 20c1
plus 3 dot 20C3 divided by 20C2 plus so on till 20 dot 20C20 divided by 20C90 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सीरीज आ गई। तो हमने ये देखा कि ऊपर नीचे जो चीज जा रही है यहाँ पर आर में 1 का फर्क आ रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे आर में 1 का फर्क आ रहा है और कुछ नहीं। तो इसकी जनरल टर्म जो जाएगी वो जाएगी आर इंटू 20CR डिवाइडेड बाय 20CR माइनस 1, इसका समीशन, राइट। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, देखो समीशन आर एज इट इज, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज n माइनस आर प्लस 1। तो n क्या है? 20, तो 20 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर। ये आर आर कटेगा तो ये क्या आ गया? 21 माइनस आर का समीशन। तो 21 माइनस आर, 20 माइनस जो आर है इसका समीशन तो यार इजिली निकाला जा सकता है, राइट। तो समीशन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर 20 तक जा रही है, राइट। तो क्या चीज चली जाएगा? ये 21n चला जाएगा माइनस ये समीशन आर क्या जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या है? 20 पुट करनी है। तो 21 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2। तो 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये कट के 10 आ गया, तो 210 इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से सारे का सारे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगेन सीरीज में दो ऊपर नीचे चीजें अगर एनसीआर की डिवाइड हो रही हैं और उनके आर के अंदर 1 का फर्क है, तो इस तरीके से ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा। ठीक है, दिस वाज योर 6th प्रॉपर्टी। 7th, ठीक है, 7th इज योर कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। ठीक है, दैट इज n प्लस 1 सी आर। इसके बहुत सारे रूप होते हैं इस प्रॉपर्टी, बेसिकली एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली पता क्या चीज है कि दो एन सी जो चीजें हैं वो हमारी ऐड हो रही हैं और उनका जो बेस होता है, ये जो चीजें हैं, राइट, सबस्क्रिप्ट जो है इनके अंदर 1 का फर्क होता है, राइट। क्या करना होता है? इनको ऐड करके जो दोनों में से बड़ा है वो चीज लिखनी है, ऊपर सेम होना चाहिए और जो सेम है उसके अंदर प्लस 1 करके लिख दो। इस तरीके से ये सारा का सारा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये चीज भी इधर गई, ऊपर जो चीज सेम थी उसके अंदर प्लस 1 करके लिख दिया, दोनों में से जो नीचे बड़ी चीज थी वो चीज लिखनी। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, यहां पर ये चीज पूरी की पूरी काम आएगी। ठीक है, देन इज 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, 8th इज कि एन सी आर जो होता है, ठीक है, तो दैट इज n बाय आर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये इस चीज के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आगे जाके हमारा प्रॉपर सीरीज को, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज होती है जिसको सॉल्व करने के अंदर हमारे काम आती है। ठीक है, क्या याद रखने का तरीका क्या है कि ये n को हम नीचे लेके आए, ये r को हम नीचे लेके आए और इधर एक कम कर दिया, इधर एक कम कर दिया, तो ये चीज बन जाएगी। जैसे 20C19 है तो आई कैन राइट दिस एज 20/19 और इधर 20 की जगह क्या हो जाएगा? 19C और इधर 19 की जगह हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो जरा 9th, इसी का ही एक उल्टा रूप है हमारा। ठीक है, इसी का उल्टा रूप का मतलब क्या है? देखो अभी तक हमने क्या चीज की कि एन सी आर इज n बाय आर, ठीक, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, n को नीचे ले आओ तो n सी आर बाय n इज n माइनस 1 सी आर माइनस 1 बाय आर। ये चीज बन गई। अब हमने क्या किया? r की जगह r प्लस 1 डाल दिया, ठीक, n की जगह n प्लस 1 डाल दिया, तो आई कैन राइट दिस एज n की जगह n प्लस 1 डाला, n प्लस 1 माइनस 1, तो दैट इज n सी आर डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ये फॉर्मुलाइज करने का तरीका और कुछ नहीं, बाकी ये भी चीज चलेगी। ठीक है, तो NCR divided by R plus 1 that is equal to n plus 1 CR plus 1 divided by n plus 1. So this is the main property. This is the property. ठीक है, क्या चीज है ये प्रॉपर्टी? ठीक है, कि NCR divided by R plus 1 अगर है, राइट, तो NCR divided by अगर R plus 1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? नीचे R plus 1 को n plus 1 लिख सकते हैं और n की जगह n plus 1 एंड R की जगह R plus 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज जा सकती है। याद रखना, this property is used, this is used to remove variable from denominator.
ठीक है। एंड जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी की ये वाली, ठीक, दिस इज यूज्ड टू रिमूव वेरिएबल फ्रॉम न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर से वेरिएबल को रिमूव करने का काम आता है और ये डिनोमिनेटर से वेरिएबल को रिमूव करने का काम आता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उस चीज की हम बात करेंगे, ठीक है ना, उस चीज की हम बात करेंगे, उसके अंदर कोई पंगा नहीं है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। अब आगे चलो। इसके अलावा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के कुछ हमारे पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं, राइट। वो क्या चीज है, कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है, चलो उनके बारे में बात करते हैं। छोटी सी चीज है, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना। बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। सबसे पहला इसके अंदर जो चीज आती है, ठीक है, वो है कि जो x प्लस वाई की पावर n है, एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर 2 प्लस ऑनटिल एन सी एन एक्स की पावर 0 वाई की पावर n, राइट। इसके अंदर हमने x को एंड y को दोनों को 1 पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर n दैट इज इक्वल टू, इधर ये बचेगा, इधर ये तो 1 हो गया, ये बचा, ये 1 हो गया, ये बचा, ये 1 हो गया, तो सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ऑनटिल ncn। तो इस तरीके से ये सबका सम जो है वो जाएगा 2 की पावर n। तो याद रखना, सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम जो होता है वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। सेकेंड, इसी के अंदर हमने x को 1 एंड y को -1 रख दिया, तो इधर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 की पावर n हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू nc1। अब देखो y की जगह -1 रखा, तो -1 की पावर e1, ये तो -1 की पावर e1 प्लस 1 रहेगा, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। जहां पे y की पावर e1 आ रहा है वो वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, और जहां पे y की पावर ओड आ रहा है वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो क्या चीज हो रही है, ये जो नेगेटिव वाले हैं, राइट, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस सो ऑन, दैट इज इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस सो ऑन। अब क्या है ये चीजें, nc1 क्या होता है हमारा, राइट, nc1 होता है हमारा सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। nc3 क्या होता है, फोर्थ टर्म का। तो nc1 nc3 nc5 क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पोजीशन टर्म, इवन पोजीशन टर्म्स, राइट। एंड ये चीजें क्या है, ये है हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स, ये ऑड पोजीशन टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, राइट। ऑड पोजीशन टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या है, राइट, ऑड पोजीशन आ गई हमारी फर्स्ट, तो देखो फर्स्ट टर्म के अंदर nc0 जा रहा है, थर्ड टर्म के अंदर nc2 जा रहा है, तो ये ऑड पोजीशन टर्म्स के कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पोजीशन टर्म एंड ऑड पोजीशन टर्म, इन दोनों की वैल्यू होती है सेम, इन दोनों का सम होता है सेम, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अब अगर मैं ओवरऑल में बात करूं, देखो इन दोनों का सम जो होता है वो 2 की पावर n होता है, राइट, और ये दोनों बराबर है, दोनों का सम 2 की पावर n है। तो अब अगर मैंने इस तरीके से गया, देखो, ठीक है, देखो जरा, ये गया 2 की पावर n, that is nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 plus nc4 plus so on। इसके अंदर से मैंने इनको अलग कर दिया, nc0 plus nc2 plus nc4 plus so on plus, एंड इनको अलग कर दिया, that is nc1 plus nc3 plus nc5 plus so on, that is 2 की पावर n, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है, राइट, ये अभी हमने प्रूव किया, इन दोनों की भी वैल्यू सेम है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, कैन आई राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस so on, और ट्वाइस ऑफ nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस so on, दैट इज 2 की पावर n।
तो 2 से डिवाइड कर दो, यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट इज NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस so on till this, दैट इज 2 की पावर n-1, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 होगा ना तो पावर एक कम हो जाएगी, तो ये चला जाएगा 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल आ गया कि पहले तो सारे के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम जो है वो 2 की पावर n है, एंड सिर्फ अगर ऑड की या सिर्फ अगर इवन की बात की जाए तो वो जाके हमारा जाएगा 2 की पावर n-1। अब ये या इसके बराबर तो है ही है, लेकिन ये NC1 NC3 NC5 एंड सो ऑन इसकी भी बराबर है, ये 2 की पावर n-1। ठीक है, ये इसके भी बराबर है, तो ये इसके भी बराबर आ गया। ठीक है, देन थर्ड रूल इसके अंदर क्या चीज जाती है, ठीक है, थर्ड रूल इसके अंदर क्या चीज जाती है हमारा कि देखो पास्कल ट्रायंगल दोबारा देखो जरा, 1 1 1 1 3 सॉरी 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। ठीक है, अब देखो जरा, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना। तो ये क्या है, 2 की पावर 3 के बराबर, ये क्या है 2 की पावर 4 के बराबर, ये 2 की पावर 5 के बराबर, ये 2 की पावर 6 के बराबर एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चीज जा रही है। अब कैन आई से दैट कि जो अगर तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एग्जैक्टली दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो ये 1 1 5 5 10 10, राइट। ऐसे ही अगला वाला क्या जाएगा तुम्हारा 1 7 21 35 35 21 7 1। तो ये भी टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, सॉरी टोटल 4 4 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 7। तो ये भी बराबर रहेगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स देन यस फर्स्ट हाफ जो होगा एंड सेकेंड हाफ इन दोनों का सम भी बराबर रहेगा एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2 की पावर n-1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इफ n इज ऑड तो n+1 टोटल टर्म्स इज इवन, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on till कहां तक, एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ टर्म्स, दैट विल बी 2 की पावर n-1। ये भी 2 की पावर n-1 रहेगा। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ टर्म्स जाएंगी कहां तक, राइट। अब देखो 7 है तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म तक जाना, और फोर्थ टर्म क्या रहेगी हमारी 7C3 तक, 7C0 7C1 7C2 7C3। ठीक है, तो 7 से 3 तक जाना है, 7 से 3 तक जाने का मतलब क्या है, n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा NC(n-1) डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इस सीरीज का सम जो है, राइट, वो चीज क्या जाएगी तुम्हारी 2 की पावर n-1। ऐसे ही अगर पावर इवन आ रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी, राइट। इफ n इज इवन तो टोटल टर्म्स n+1 टोटल टर्म्स इज ऑड। अब ऑड के अंदर किस तरीके से जाएगा, देखो दो इक्वल पार्ट्स तो बनेंगे लेकिन बीच वाले का सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, राइट, बीच वाला सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा इसको ऐसे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on till ऐसे, इसका ट्वाइस प्लस एक, देखो ये ट्वाइस क्या किया मैंने, बेसिकली इन दोनों को ट्वाइस किया, राइट, इन दोनों का ट्वाइस, एंड बीच में एक मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म क्या आएगा NC(n/2), ये चीज 2 की पावर n रहेगी। तो अब इसको इधर ले गया और इसका टोटल डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो क्या चीज जाएगी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on till, ठीक, ये दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस NC(n/2) डिवाइडेड बाय 2। इस फर्स्ट हाफ का जो सम है अब ये चीज आएगा, फर्स्ट हाफ का सम मतलब, ठीक है, देखो टोटल 7 टर्म्स है लेकिन मैं फर्स्ट 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, राइट, टोटल 5 टर्म्स है मैं फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल टर्म को हम काउंट नहीं करें। अगर मिडिल टर्म को भी काउंट करना है तो इसके अंदर प्लस मिडिल टर्म कर दो, दैट इज NC(n/2) तक कर दो, राइट। तो फिर वो प्लस कर दो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
तो क्या आ जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस so on till मिडल टर्म NCn/2 वो क्या चली जाएगी 2 की पावर n प्लस NCn/2/2 इस तरीके से ये चीज जाएगी। तो टोटल हमने क्या चीज बात की अभी पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ये जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इन सारे कोफिशिएंट्स का सम क्या रहेगा। एक तो ये हमने बात की 2 की पावर n, ठीक है। फिर हमने ये बात की कि ओड एंड इवन वाले को सम क्या रहेगा 2 की पावर n-1। फिर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ वालों का सम क्या रहेगा वो भी 2 की पावर n-1 रहेगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रही है ओड आ रही है तो किस तरीके से रहेगा ये हमने बात की, ठीक है। तो ये था सीरीज का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज आती है उन चीजों का सम, राइट। ये आगे जाके हमारे हेल्प आएगा, ठीक है। मेन चीज जो अब हमारी बाइनोमियल के अंदर बची है, ठीक है, वो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लस सीरीज को हैंडल करना, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो एंड मल्टीनोमियल भी बचा हुआ, ठीक है। ये दोनों चीजों को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।